जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें ये है कि देखें, थीसिस स्टेटमेंट जो है ना वो स्टेटमेंट है। तो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लाइन जिसको हम जुमला या सेंटेंस कहते हैं या स्टेटमेंट कहते हैं, वो आउटलाइन के अंदर नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि आउटलाइन का जो रैशनल है दैट इज़ यू हैव टू राइट आउटलाइन इन ब्रीफ पॉइंटर्स, ठीक है? जिनको हम बुलेट्स कहते हैं या शॉर्ट फ्रेजेस कहते हैं। तो जब हम बाय डिफ़ॉल्ट किसी चीज़ को शॉर्ट फ्रेज़ कह रहे हैं, तो फ्रेज़ और स्टेटमेंट में फिर ये मिसमैच हो जाता है, ठीक है? आउटलाइन इज़ जस्ट लाइक एन इंडिकेटर कि या लाइक अ मैप जो आपको इंडिकेट करता है कि भई मेन आपके एसे के अंदर फलानी जगह पर ये चीज़ लिखी गई है, उसको पढ़ लें, ठीक है? यानी ये है कि फ़र्ज़ करें अगर आउटलाइन का कोई पॉइंट है, वो 5वें नंबर पे लिखा गया है, तो वो लॉजिकल सीक्वेंसिंग के अंदर मेन बॉडी ऑफ एसे में वो बात 5वें नंबर पे आएगी, ठीक है? तो इस चीज़ को अगर आप थीसिस स्टेटमेंट को आउटलाइन के अंदर लिख देंगे, तो वो आउटलाइन का बुनियादी मकसद जो है वही डिफ़ाई हो जाता है, या उसकी जो स्पिरिट है कि जस्ट टू ब्रीफ अबाउट द थिंग्स व्हिच यू हैव रिटन इन योर मेन बॉडी ऑफ एसे, वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है? अब सवाल पैदा होता है कि भाई अगर आउटलाइन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट नहीं आएगी, उसका वो हिस्सा नहीं है, तो फिर उसको कहाँ लिखना है? तो उसमें ये है कि देखें, थीसिस स्टेटमेंट हर एसे के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती। थीसिस स्टेटमेंट सिर्फ़ उस एसे में आपने देनी है जिसमें आपसे कोई चीज़ आपसे पूछी गई है हाँ या ना में, ठीक है? किसी चीज़ को आपने डिफेंड करना है या उसके अगेंस्ट जाना है। जिस तरह हम टाइप्स ऑफ एसे में आर्गुमेंटेटिव या पर्सुएसिव एसे पढ़ते हैं। जैसे इज़ डेमोक्रेसी थ्राइविंग इन पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क, तो आप ये देखें फ़ौरन उसको पढ़ते हुए जवाब आपका हाँ या ना में आता है, ठीक है? तो जिस टॉपिक के अंदर येस नो लॉजिक आए, ठीक है? इज़ पाकिस्तान अ जेंडर क्या कहना चाहिए, जेंडर इक्वल सोसाइटी, या देयर इज़ अ पैरिटी इन जेंडर इन पाकिस्तान, तो वो क्वेश्चन मार्क आएगा। तो जहाँ येस नो लॉजिक हो, जो आर्गुमेंटेटिव एसे हो, जो पर्सुएसिव एसे हो, जिस तरह हैज़ डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान, तो इस तरह के एसेस के अंदर जहाँ फ़ौरन आपको येस और नो में आंसर आता है ज़हन में, वो होता है, आप कह लें, पर्सुएसिव या आर्गुमेंटेटिव एसे, और उसी में आपने कोई ओपिनियन या स्टैंस लेना होता है, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। अदर देन दैट, बाकी जो आपके सिंपल डिस्क्रिप्टिव एसेज हैं या बाकी आपके जो आपके एक्सपोजिटरी एसेज हैं, जहां आपने किसी चीज़ को हाँ या ना करके जस्टिफाई नहीं करना, बल्कि जो टॉपिक दिया हुआ है उसको फर्दर एक्सप्लेन कर देना है, जैसे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। अब इसमें यस नो लॉजिक नहीं है, आप कहाँ पे कहेंगे हाँ या नहीं? आपने इसको क्या है, वेरिएबल्स में डिवाइड करके डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, फिर होप्स और फिर हर्डल्स, उसके बारे में लिखते चले जाना है। तो इस तरह के एसेज में थीसिस स्टेटमेंट होती ही नहीं है। इनमें आपने अगर डाल दी है तो वो गलत नहीं होगी, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने सिंपल जो आपको कंडीशन एज़ इट इज़ मिली हुई है, उस पे आपने एसे आगे लिख देना है। तो आर्गुमेंटेटिव और एक्सपोजिटरी एसे में जो थीसिस स्टेटमेंट आती है, वो सिंपली आपके आम तौर पे पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन का होता है उसके एंड में आ जाती है, जहाँ आप अपना ओपिनियन, अपना टिल्ट वाज़े करते हैं, ठीक है ना? जहाँ बता देते हैं कि भाई जिस तरह इज़ डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान या हैज़ डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान, तो उसमें आप या तो ये कहेंगे कि हाँ जी ऐसा ही है, या आप कहेंगे नहीं। तो जिस मोमेंट वहाँ पर जहाँ पर आपने ये बात लिख दी, विदाउट मेंशनिंग, वो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आप कौन सी स्टैंस लेने लगे हैं, और वही आपकी थीसिस स्टेटमेंट बन जाती है। नॉर्मली थीसिस स्टेटमेंट, नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, इट कम्स एट द एंड ऑफ योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है? Otherwise, for descriptive essays, for expository essays, there is no requirement of writing a thesis statement. You have to write an introduction, and then, just as per requirement of the topic, the variables which have been assigned to you in your topic, आपने उसके मुताबिक क्या है कि आपने अपने वेरिएबल्स को एक एक करके उनको बस एक्सप्लेन करते जाना है, ठीक है? आर्गुमेंटेटिव एसेज में आम तौर पे इंट्रोडक्शन के लास्ट जो 2-3 लाइनें होती हैं, वहाँ पे आप थीसिस को प्लेस करते हैं, ठीक है? और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, अब जिस तरह कुछ एसेस होते हैं उनमें बिल्कुल कंक्लूजन में जाकर, यानी आप जिसको कहते हैं ना, सारी बातों को एनालाइज़ करके पॉज़िटिव नेगेटिव फैक्टर्स, येस और नो दोनों को, और एंड में उससे जो है नोशन ड्रॉ करते हैं कि भई ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, इसकी वजह से ये चीज़ अच्छी है या इसकी वजह से ये चीज़ बुरी है। तो बाज़ औक़ात कंक्लूजन में भी थीसिस स्टेटमेंट आ सकती है, ठीक है? तो अब मैं बस क्या कहूँ कि अकेडमीज़ के जो हमारे क्या कहना चाहिए, टीचर्स हैं, उन्होंने इसका कोई इतना बड़ा हवा बना दिया कि कल परसों जो है, मैं एक वीडियो लेक्चर देख रहा था कि साढ़े 3 घंटे का जो है एक उन्होंने लेक्चर दिया हुआ है सिर्फ़ थीसिस स्टेटमेंट पे, व्हिच इज़ अ नॉन इश्यू। मैं आपको अगर
सच्ची बात बताऊँ कि पीएमएस 2016 मैंने इंग्लिश एसे 53 पे पास किया, सीएसएस 2016 मेरा 50 पे एसे पास हुआ, ठीक है? जिस दिन मैं पेपर 2016 का एसे का दे के निकला बाहर, तब मुझे पता लगा कि थीसिस स्टेटमेंट नामी कोई चीज़ भी होती है, ठीक है? तो ये कोई इतना बड़ा हवा नहीं है कि इसको लिख दिया तो वो कहते हैं ना पास और फेल को डिसाइड करेगा ये मैटर। आर्गुमेंटेटिव एसेस में वैसे ही आपका टिल्ट जहाँ पर दिख जाता है वहीं से वो आपकी थीसिस बन जाता है, ठीक है? और एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव एसेस में थीसिस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? अब ये मैंने 4-5 मिनट की तकरीर तो कर दी है, होपफुली यू विल गेट द पॉइंट, ठीक है? और फिर आप अपने स्टूडेंट्स को भी आराम से इस चीज़ को समझा पाएँगे, ठीक है? और अगर नहीं समझा पाते तो यही वॉइस मैसेज उनको आगे भेज देना टू कम्युनिकेट द मैसेज दैट देयर इज़ नो नीड टू गेट ओवर कॉन्शियस अबाउट थीसिस स्टेटमेंट। इट इज़ नॉट अ थिंग व्हिच डिसाइड्स द फेट ऑफ योर एसे, ठीक है? तो होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।